तो प्यारे बच्चों, चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अब तक जो है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ चुके हैं। हम अर्थशास्त्र में अब तक 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो धीरे धीरे हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर दिया प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को थोड़ा सा करूंगा जूम और आप वीडियो पर बने रहें। आपके लिए मैं वीडियो बहुत मेहनत करके बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप अपने दोस्तों के बीच भी साझा करते रहा करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके द्वारा जो हिम्मत मिलती है उसी वजह से हम वीडियो बना पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ये पहला प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कि विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार प्यारे बच्चों 2 देशों के बीच होता है, ठीक है, 2 देशों के बीच। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, बहुराष्ट्रीय यानी मल्टी नेशनल कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं विदेशी निवेश, विदेशी निवेश। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी सन 1995 में। कहां पर हुई? जिनेवा में। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई? जिनेवा में। कहां पर प्यारे बच्चों? जिनेवा में, ठीक है। और एक जो विश्व व्यापार संगठन था, ये किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो ये विकसित देश के द्वारा शुरू हुआ था प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो पूंजी क्या है? उत्पादन का साधन है। बिना पूंजी के कुछ भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। कहां? तो प्यारे बच्चों, विकसित देशों के लोगों के मध्य। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, यानी किस चीज का जो है वो दूसरे देशों से आयात करता है, मंगाता है? तो वो है प्यारे बच्चों कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा तेल, ठीक है। तो कच्चा जो पेट्रोलियम है उसको क्या करता है भारत? दूसरे देशों से मंगाता है। अगला प्रश्न है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं भारत 3 ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसका जो व्यापार होता है प्यारे बच्चों वो समुद्री मार्ग से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो वो है इंटरनेशनल मार्केट यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 में हुई, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग जो है प्रश्न करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम केवल उसी की चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न है कि भारत में ये प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं, जैसे विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया, तकनीकी और विदेशी कच्चे माल के आयात पर से प्रतिबंध हटाया गया, उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया। इस वजह से जो है भारत में निवेश करना क्या हो गया? आसान हो गया। अब अगला प्रश्न है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? या विदेशी व्यापार से क्या आशय है? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेहद आसान प्रश्न है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार, ठीक है। या फिर विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। इसमें आयात तथा निर्यात शामिल हैं। विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के
आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के विकल्पों का विस्तार होता है जिनका घरेलू उत्पादन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगला हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, वो ये है कि वैश्वीकरण, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से जो है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब जब कोई कंपनी बहुत से राष्ट्रों में अपना जो है निवेश करती है लाभ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है, महत्वपूर्ण है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पेपर में यह भी पूछता है कि स्विट्जरलैंड के कहाँ, जिनेवा में। तो 1995 में स्थापित इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे अर्थव्यवस्था व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना और विकासशील देशों की वैश्विक प्रणाली में पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। ये तो था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्यारे बच्चों क्रियाकलाप। तो अगला प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया। तो भारत की कुछ बड़ी कंपनियों को वैश्वीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में परिवर्तित किया, जैसे इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रैनबैक्सी और मैनकाइंड। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने ही सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषतः सूचना व संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नवीनतम अवसरों को बढ़ाया है। भारत की एक कंपनी द्वारा लंदन में स्थित कंपनी हेतु पत्रिका प्रकाशित करना और कॉल सेंटर इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन सभी के बावजूद भारत में डाटा एंट्री, प्रशासनिक कार्य, लेखाकरण और इंजीनियरिंग आदि सेवाएं सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हैं जिनका विकसित देशों में निर्यात भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न अब देखते हैं कि जरा वो प्रश्न क्या है कि भारत में वैश्वीकरण के जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। ठीक है, तो भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो देखते हैं पहले। तो वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में उच्चतर जीवन स्तर का प्रयोग कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में माल और सेवाओं में किए जाने वाला निवेश भी उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। 1991 से अब तक यह निवेश बढ़ता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में निवेश किया है। विदेशी निवेश भी इन्हीं उद्योगों और सेवाओं में हुआ है जिसमें निर्यात वृद्धि की संभावना है। वैश्वीकरण के कारण नए उद्योग स्थापित होने से रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी हुआ है। उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार भी हुआ है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है प्यारे बच्चों, जैसे वो नकारात्मक प्रभाव क्या है देखिए
कि वैश्वीकरण के बहुत अच्छे से अच्छे प्रभाव के बावजूद इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। उत्पादकों और कर्मचारियों पर वैश्वीकरण का समान प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष हैं, जैसे वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं है। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन न देना पड़े। दूसरा है, श्रमिकों से बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम लिया जाता है, मजदूरी काफी कम होती है। श्रमिकों को अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैश्वीकरण के कारण मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिलता। इससे धनी उपभोक्ता, कुशल व शिक्षित लोग, धनी उत्पादक आदि लाभान्वित हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसके कुछ जो प्रश्न है यहाँ पर वो देखिए प्यारे बच्चों। 5वां प्रश्न है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंचाता है। जैसे इससे व्यक्ति या कंपनी अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार आयात और निर्यात कर सकती है। दूसरा, व्यापार अवरोधक समाप्त हो जाने से आयात और निर्यात में आसानी होती है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी कंपनियां अन्य देशों में अपने कार्यालय और कारखाने खोल लेती हैं। चौथा, इससे व्यापारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न देशों में उत्पादन करने को प्रोत्साहन देता है। जहां कहीं भी सस्ता श्रम तथा अन्य सुविधाएं होती हैं, वहां पर कारखाने या अन्य उत्पादन क्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इस तरह वैश्वीकरण में वृद्धि होती है। आपका आखिरी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं क्या हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 3 विशेषताएं क्या है। पहली चीज तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। तो एक देश ऐसे उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करता है जिनसे उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है और उस बाजार में वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सबसे अधिक मूल्य मिलता है। फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। दूसरा है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। फलतः देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। आखिरी पॉइंट है प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि। तो विदेश व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देशों के नागरिक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के विचारों एवं दृष्टिकोण से परिचित होते हैं। फलस्वरूप सांस्कृतिक सहयोग एवं परस्पर विश्वास में वृद्धि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था जो है आपका चौथा चैप्टर। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और प्यारे बच्चों, अगर किसी और जो है वीडियो को आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो है बढ़िया चीज़ें बता दी है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा हमने कर दिया है। ठीक है, और अब जो है प्यारे बच्चों एक चैप्टर और रह गया है, उसको भी हम जल्द ही कवर करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अब रह गया है मैप। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं कल तक आपको मैप की भी जो है वीडियो बना करके अपलोड कर दूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके प्रोत्साहन ने हमको जो है और अच्छा करने को विवश किया। मैं आपके लिए काम किया और इतने वीडियोज धीरे धीरे करके मैंने सोशल साइंस का पूरा वीडियो क्या कर दिया प्यारे बच्चों, अपलोड कर दिया। केवल रह गया क्या, एक चैप्टर और उसके साथ ही थोड़ा सा मैप। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स बना दिए हैं। जो बच्चे अभी भी नए हैं वो पिछले वीडियो को जा करके देखें, उनको आनंद आएगा, उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे अब लेता हूँ विदा। जय हिंद।